नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। लोकसभा ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। विधेयक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति बहाल करेगा। भारतीय औषधि पद्धति राष्ट्रीय आयोग संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक भी लोकसभा में पारित। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में डिजिटल तरीके से वित्त लेन देन का आंकड़ा लगभग 72%। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत लगभग 52 करोड़ कोविड-रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.4%। महाराष्ट्र सरकार ने 17 अगस्त से स्कूल खोलने के आदेश जारी किए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार का 22 अगस्त तक सभी स्कूल बंद रखने का फैसला। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने चेतावनी दी कि यदि सभी प्रमुख पक्ष सफल वार्ता नहीं करते हैं तो म्यांमार में गृह युद्ध छिड़ सकता है। पोलैंड में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की मिक्स्ड तथा लड़कियों की कंपाउंड टीम ने क्वालिफिकेशन के दौरान 2 जूनियर विश्व रिकॉर्ड तोड़े। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ CII की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक का विषय है इंडिया एट 75 आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार और व्यापार के संयुक्त प्रयास। CII की वार्षिक बैठक 2 दिन तक चलेगी। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और आर्थिक नीति समन्वय मंत्री हेंग स्वी किट विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथि के रूप में बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद और भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है और महिलाएं राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कल उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए ये बात कही। हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होगी। इसलिए बीते 6-7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की महिलाएं वर्षों से शौचालय, पीने के पानी और रसोई घर जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रही थीं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर बने। इन घरों में अधिकतर का मालिकाना हक बहनों के नाम पर है। श्री मोदी ने कहा कि देश की बेटियां तभी राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकती हैं जब उनकी बुनियादी समस्याओं का हल निकले। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में उज्ज्वला योजना से गरीबों की बहुत मदद हुई। अब
रसोई गैस देश की 100% आबादी तक पहुंच रही है। श्री मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण प्रवासी कामगारों के लिए बहुत लाभदायक होगा। रसोई गैस कनेक्शन लेना अब आसान हो गया है। योजना के दूसरे चरण में कम आय वाले परिवारों को 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में मुफ्त कनेक्शन, भरा हुआ सिलेंडर और गैस का चूल्हा दिया जाएगा। लोकसभा ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। सदन की कुल संख्या और उपस्थित सदस्यों की संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत के बाद कल ये विधेयक पारित किया गया। सदन में उपस्थित सभी 385 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया और विरोध में कोई मत नहीं पड़ा। विधेयक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची स्वयं बनाने का अधिकार बहाल करने का प्रावधान है। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए समाज कल्याण और आधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इससे राज्यों को पिछड़े समुदायों की खुद की सूची तैयार करने का अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून से देश के संघीय ढांचे को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट। पिछड़े वर्गों के निर्धारण संबंधी विधेयक पर लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों के बीच ऐतिहासिक सहमति देखने को मिली। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए हमेशा अग्रणी रही है, लेकिन उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर ये विधेयक लेकर आई है। उन्होंने पेगासस जासूसी कांड मामले में सरकार के जांच शुरू न करने पर सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि कई राज्य आरक्षण की सीमा बढ़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संघमित्र मौर्य ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो आरक्षण रद्द करने की मंशा से नीट लेकर आई। उन्होंने कहा कि नीट एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है और निर्धन इस सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने पिछड़े वर्गों में सर्वाधिक आरक्षण प्रस्तावित करने के लिए कैबिनेट की सराहना की। डीएमके नेता टीआर बालू ने आरक्षण की सीमा समाप्त करने का मुद्दा उठाया। टीएमसी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एनसीपी के सदस्यों ने भी विधेयक का समर्थन किया, लेकिन आरक्षण की सीमा को लेकर चिंता व्यक्त की। श्रम और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस को याद दिलाया कि उसने काका केलकर आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान नहीं किया और पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई। समाचार कक्ष से हिमांशु कांडपाल। लोकसभा ने राष्ट्रीय होम्योपैथी संशोधन विधेयक और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग संशोधन विधेयक पारित कर दिए हैं। ये दोनों विधेयक कल शोरगुल के बीच बिना बहस के पारित किए गए। होम्योपैथी संशोधन विधेयक का लक्ष्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 में संशोधन करना है, ताकि एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान की जाए जो गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाए। ये दोनों विधेयक आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में पेश किए थे। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में करीब 72% वित्तीय लेन देन अब डिजिटल चैनलों से किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड ने राज्यसभा को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डिजिटल चैनलों पर सक्रिय ग्राहकों की संख्या 2019-20 में 3 करोड़ 40 लाख थी, जो 2020-21 में बढ़कर 7 करोड़ 60 लाख हो गई है। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड के दैनिक नए मरीजों की संख्या में गिरावट जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने ये जानकारी दी। देश ने सेकेंड वेव के समय पर एज हाई एज 4,14,000 के करीब डेली केसेस नोट किए थे। उसमें अब काफी कमी आ चुकी है। 40,000 के करीब केसेस जो ऑन एन एवरेज हम पिछले कुछ दिनों से नोट कर रहे थे, उसमें पिछले 3 दिनों से कमी आई है और 40,000 से कम केसेस होते होते अब देश में करीब 28,000 केसेस रोज के हिसाब से हमने नोट किए हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है और अभी ये लगभग 3,88,000 है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने कहा कि देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 86 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से कोविड संक्रमण के प्रसार में तेज वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड के रूप परिवर्तन से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग त्वरित कार्यबल गठित करेगा।
नए वेरिएंट के लिए एक नई स्ट्रेटेजी भारत सरकार की तरफ से स्टेट्स को डायरेक्शन दिया गया है। वो है एक रैपिड रिस्पांस स्ट्रेटेजी कि हर नए म्यूटेंट के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग में समय लगता है और जीनोम सीक्वेंसिंग एक आरटीपीसीआर या दूसरे तरह का टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट हमको जीनोमिक वेरिएंट्स और म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। तो आवश्यक है कि जैसे ही म्यूटेंट का हमको लैब के द्वारा पता लगे, उसका कम्युनिटी में ट्रैकिंग और कम्युनिटी में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक तेज गति से की जाए। तो इसके तहत हर राज्य में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज लेवल पे एक रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए हम लोगों ने राज्यों से अनुरोध किया है और कई राज्यों ने इसके ऊपर कार्यवाही भी चालू कर दी है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 52 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत 40 करोड़ से अधिक टीके की पहली डोज और 11 करोड़ से अधिक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कोविड टीकाकरण को व्यापक बनाने के लिए नया अभियान इस साल 21 जून को शुरू हुआ था। कल 37,76,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि देश में इस समय कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.4% है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आवासीय विद्यालयों को छोड़कर सभी स्कूल आज से 22 अगस्त तक बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आवासीय विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए कहा गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए आवासीय विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों को इस महीने की 2 तारीख से खोलने के आदेश दिए थे। दूसरी तरफ पर्यटकों से कोविड टीकाकरण के दोनों टीकों का प्रमाण पत्र या 72 घंटे के भीतर का आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच लाना अनिवार्य कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर यह भी निर्णय लिया गया है कि अंतर्राज्यीय और सार्वजनिक वाहन 50% क्षमता के साथ शुक्रवार से चलाए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने इस महीने की 17 तारीख से ग्रामीण इलाकों के 5वीं से 8वीं और शहरी क्षेत्रों के 8वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं खोलने के आदेश दिए हैं। एक रिपोर्ट। महापालिका क्षेत्रों में महापालिका आयुक्त तथा अन्य क्षेत्रों में स्कूल शुरू करने के निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। स्थानीय परिस्थितियों का अवलोकन करने के पश्चात स्कूल शुरू करने का निर्णय वे ले सकते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षक तथा अन्य कर्मचारियों का टीकाकरण होना जरूरी है। उन्हें स्कूल शुरू होने से 48 घंटे पहले का कोविड-19 निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी देना होगा। कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देश जैसे कि एक बेंच पर एक विद्यार्थी, 2 बेंच में 6 फीट का अंतर, एक क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 विद्यार्थी इत्यादि का पालन करना भी अनिवार्य होगा। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मुंबई में लोकल ट्रेन से यात्रा करने और मासिक रेल पास हासिल करने के लिए उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर आज सुबह 7 बजे से कोविड रोधी पूर्ण टीकाकरण की जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की थी कि कोविड के दोनों टीके लगवा चुके लोग 15 अगस्त से लोकल ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। श्री ठाकरे ने कहा कि 14 दिन पहले पूर्ण टीकाकरण करवा चुके लोगों को पास जारी किए जाएंगे। यात्रा मासिक पास पर ही की जा सकेगी। दोनों टीके लगवा चुके लोगों को पास लेने के लिए पूर्ण टीकाकरण की एक प्रति तथा पहचान पत्र दिखाना होगा। बृहन मुंबई नगर पालिका बीएमसी के आयुक्त ने बताया कि बीएमसी क्षेत्राधिकार में आने वाले 53 रेलवे स्टेशनों पर 358 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में कल कोविड के 5,609 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 63,63,442 हो गई है। राज्य जन स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 7,720 रोगियों को छुट्टी दे दी गई है। इस दौरान संक्रमण से 137 लोगों की मौत हुई। मरने वालों की संख्या 1,34,201 हो गई है। महाराष्ट्र में स्वस्थ होने की दर 96.8% है, जबकि मृत्यु दर 2.1% है।
बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,56,204 नमूनों की जांच में कोविड के 44 नए रोगियों का पता चला। राज्य में 49 लोगों के स्वस्थ होने के बाद इलाज करा रहे रोगियों की संख्या घटकर 280 हो गई है। इस बीच राज्य में कोविड के मामले तेजी से घट रहे हैं। स्वस्थ होने की दर 98.63% तक पहुंच गई है, जबकि जांच में संक्रमण दर घटकर 1% से नीचे हो गई है। कटिहार, गोपालगंज और सुपौल सहित 14 जिलों में कोविड संक्रमण के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। उधर तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान 494 कोविड के नए मामले सामने आने से मरीजों की संख्या 6.5 लाख से अधिक हो गई है। राज्य में इस समय 8,112 रोगियों का इलाज चल रहा है। संक्रमण से ठीक होने की दर 98.16% हो गई है। कल कोविड या अन्य बीमारियों से 3 और लोगों की मौत हुई है। इसे मिलाकर राज्य में अब तक 3,831 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 21 नए रोगियों की पुष्टि हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर 98.75% पर पहुंच गई है। एक रिपोर्ट। गुजरात में कल 24 मरीज कोविड-19 से ठीक हुए और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी गई। संक्रमण के सबसे अधिक 7 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 5 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड-19 से कल एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। इस बीच गुजरात में 5,01,05 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक 3,76 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए जा चुके हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। लोकसभा ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। विधेयक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति बहाल करेगा। भारतीय औषधि पद्धति राष्ट्रीय आयोग संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक भी लोकसभा में पारित। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में डिजिटल तरीके से वित्त लेन देन का आंकड़ा लगभग 72%। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत लगभग 52 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.4%। महाराष्ट्र सरकार ने 17 अगस्त से स्कूल खोलने के आदेश जारी किए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार का 22 अगस्त तक सभी स्कूल बंद रखने का फैसला। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने चेतावनी दी, यदि सभी प्रमुख पक्ष सफल वार्ता नहीं करते हैं तो म्यांमार में गृह युद्ध छिड़ सकता है। और पोलैंड में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की मिक्स तथा लड़कियों की कंपाउंड टीम ने क्वालिफिकेशन के दौरान 2 जूनियर विश्व रिकॉर्ड तोड़े। लोकसभा में आज सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 पर चर्चा होने और उसे पारित किए जाने की संभावना है। इसका लक्ष्य देश में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART सेवाओं को विनियमित करना है। इसमें प्रत्येक ART क्लिनिक और बैंक के लिए राष्ट्रीय बैंक और क्लिनिक रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। उधर राज्यसभा में आज सामान्य बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा होने और उसे पारित किए जाने की संभावना है। विधेयक में अधिनियम के तहत विनियमित सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र को अधिक भागीदारी देने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं। वे बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इटावा और औरैया जिलों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाढ़ प्रभावित जालौन और हमीरपुर जिलों का दौरा किया, जहां यमुना, केन और बेतवा नदियों ने तबाही मचा रखी है और कई गांव पानी में डूब गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित गांवों में कम से कम एक नाव की व्यवस्था की जाए और राहत कैंपों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं। लगभग सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, लेकिन खासतौर पर गंगा और यमुना के उफान से प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया के निचले इलाकों में पानी भर गया है। वाराणसी में जहां हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगाई गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की मांग की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से नई दिल्ली में मुलाकात की और इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांग पर जोर देते हुए कहा कि राज्य की बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना ओडिशा के उन 25 लाख प्रवासियों की सहायता करने में विफल रही है जो राज्य के बाहर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना इस कमी को प्रभावी तरीके से पूरा कर सकती है तथा राज्य के नागरिकों को लाभ पहुंचा सकती है। आयुष्मान भारत योजना लागू होने के 3 वर्ष बाद भी ओडिशा सरकार ने इसे लागू नहीं किया है, जिससे राज्य के करीब 60 लाख लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जारी श्रृंखला के अंतर्गत हम उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनका देश के नागरिकों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस श्रृंखला में आज बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। 1 जुलाई को सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि डिजिटल इंडिया ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और कोविन ऐप विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में देश की मदद कर रहा है। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। सरकार ने देश को डिजिटल सशक्तिकरण समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। आज लोग डिजिटल माध्यम से ठोस बुनियादी ढांचे के जरिए घर बैठे ही विभिन्न सामाजिक, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाएं तथा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया सेवाएं लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसने अर्थव्यवस्था के विकास, जीवन की गुणवत्ता, रोजगार और उत्पादकता में अत्यधिक योगदान दिया है। डिजिटल और तकनीकी समाधान प्रौद्योगिकी को सभी सरकारी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। पिछले 6 से 7 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 17 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर, मोबाइल आधारित उमंग सेवाओं और माई गॉव आयुष्मान भारत और पीएम किसान ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। डिजिटल इंडिया पहल ने कोविड महामारी के दौरान भी आरोग्य सेतु, ई संजीवनी, माई गॉव के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सेकिया। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में दौड़ और खेल जैसी फिटनेस गतिविधियां अपनाने तथा मोटापे, सुस्ती, तनाव और बीमारियों से आजादी के लिए प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने चेतावनी दी है कि यदि सभी प्रमुख पक्ष समस्त मुद्दों पर सफल वार्ता नहीं करते हैं
तो म्यांमा में गृह युद्ध छिड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र की दूत क्रिस्टीन बर्गेनर ने कहा कि सेना और स्थानीय रक्षा बलों के बीच संघर्ष जारी है। म्यांमा में बोलने की स्वतंत्रता नहीं है तथा लोग डरे हुए हैं। विश्व बैंक ने इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में 18% की गिरावट का आकलन किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि जनवरी से अब तक 20 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पोलैंड में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की मिक्स तथा लड़कियों की कंपाउंड टीम ने क्वालिफिकेशन के दौरान 2 जूनियर विश्व रिकॉर्ड तोड़े। प्रिया गुर्जर, परनीत कौर और रिधु वार्षिनी सेंथिल कुमार की तिकड़ी ने कैडेट कंपाउंड गर्ल्स टीम स्पर्धा के क्वालिफिकेशन में 2160 में से 2067 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर रिकॉर्ड बनाया। कंपाउंड कैडेट मिक्स टीम स्पर्धा में प्रिया गुर्जर और कुशल दलाल ने 1401 अंक लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। और एक नजर मौसम पर। दिल्ली में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। उत्तरी भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में सामान्य रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इन शहरों में तापमान 17 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पोर्ट ब्लेयर में गरज के साथ बारिश हो सकती है। दिव और पणजी में गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। तापमान रहेगा 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और सिद्धार्थ, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी हां चंद्रिका, आज लगभग सभी अखबारों ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने की खबर पहले पन्ने पर दी है। राज्यों को अपनी अन्य पिछड़ा वर्ग सूची बनाने का मिला अधिकार, लिखा है दैनिक ट्रिब्यून ने। राष्ट्रीय सहारा लिखता है राज्यों के हक को लोकसभा की मंजूरी। दैनिक भास्कर ने देश के उपलब्ध संसाधनों का लाभ सभी तक पहुंचाने की केंद्र सरकार के मकसद को अहमियत दी है। कथित पेगासस जासूसी प्रकरण पर शीर्ष न्यायालय की ये टिप्पणी जनसत्ता, राजस्थान पत्रिका, लोक सत्य और नवभारत टाइम्स के मुखपृष्ठ पर है कि इस पर अदालत में बहस हो, सोशल मीडिया में नहीं। राज्यसभा में कल एक बार फिर विपक्षी दलों के नेताओं के जमकर हंगामा करने और नियम पुस्तिका आसन के ऊपर फेंकने की खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दैनिक जागरण ने सियासी घमासान की संज्ञा देते हुए लिखा है सदस्यों ने सदन की मर्यादा लांघी। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है सेना में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत गुलमर्ग में 100 फुट ऊंचा तिरंगा राष्ट्र को समर्पित। हवाई किराए को लेकर विमानन नियामक डीजीसीए की इस सलाह को दैनिक भास्कर और कुछ अखबारों ने दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से पहले यात्रा का किराया अवश्य जान लें। ऐसा दिल्ली लंदन के बीच 26 अगस्त की फ्लाइट का किराया 3,95,000 पहुंचने की शिकायत के बाद कहा गया है। हरिभूमि लिखता है निदेशालय ने कहा एयरलाइन कंपनियां वेबसाइट पर दिखाए जाने वाले किराए के बारे में जानकारी सुनिश्चित करें। हरिभूमि की खबर है सदन को बताया गया है कि देश में पहली बार जनगणना का काम पूरी तरह से डिजिटली होगा। मोबाइल ऐप से होगी जनगणना। हिंदुस्तान की खबर है अगर एटीएम में नकदी नहीं तो बैंकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की समस्या को देखते हुए कदम उठाया। अमर उजाला लिखता है 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। नवभारत टाइम्स की खबर है सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों को निर्देश, टिकट देते हुए बताना होगा आपराधिक रिकॉर्ड। दैनिक जागरण की बड़ी सुर्खी है आपराधिक ब्यौरा नहीं देने पर 8 दलों पर जुर्माना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। लोकसभा ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। विधेयक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति बहाल करेगा। भारतीय औषधि पद्धति राष्ट्रीय आयोग संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक भी लोकसभा में पारित।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में डिजिटल तरीके से वित्तीय लेन-देन का आंकड़ा लगभग 72%। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत लगभग 52 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.4%। महाराष्ट्र सरकार ने 17 अगस्त से स्कूल खोलने के आदेश जारी किए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार का 22 अगस्त तक सभी स्कूल बंद रखने का फैसला और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।